नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की संसद में वक्फ बिल को लेकर हो रही सियासी जंग पर है। सरकार वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ की उचित देखरेख और उपयोग के लिए नया कानून बनाना चाहती है। वक्फ संशोधन बिल पर विवाद हुआ तो पिछले साल अगस्त में उसे संयुक्त संसदीय समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी में भेजने पर राय बन गई। जेपीसी ने 6 महीने तक बैठकें की। जनवरी में रिपोर्ट तैयार हुई, उसे आज राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया गया। बैठकों के दौरान कुल 44 संशोधन सुझाए गए, 14 संशोधन मंजूर किए गए। लेकिन इस पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस रिपोर्ट में विपक्षी दलों की विरोधी राय यानी डिसेंट नोट्स शामिल ही नहीं की गई है। विपक्ष का आरोप है कि कमेटी में गैर जरूरी लोगों के बयान लिए गए हैं। गवाहों के बयान का ब्यौरा विपक्षी दलों के सदस्यों को नहीं दिया गया है और उनकी राय को रिपोर्ट में ब्लर कर दिया गया यानी छिपाने की कोशिश की गई। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि रिपोर्ट में विपक्षी दलों की डिसेंट रिपोर्ट एनेक्स्चर में शामिल की गई है। लेकिन शोर शराबा दोनों सदनों में खूब हुआ है। मुस्लिम सांसदों का आरोप है कि दरअसल यह कानून ही वक्फ की लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जे की कोशिश में बनाया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बने वक्फ कानून की जगह कानून बनाकर वक्फ बोर्ड को ज्यादा लोकतांत्रिक, संवैधानिक और समावेशी बनाया जा रहा है। ऐसे में दंगल में आज हम यही सब चर्चा करने जा रहे हैं कि वक्फ की जंग संविधान किसके संग है, क्योंकि सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण के बिल का विरोध करने का आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण की वजह से विरोध करने का आरोप लगा रही है और विपक्ष सरकार पर असंवैधानिक तरीके से बिल लाने की कोशिश करने का आरोप लगा रही है। किसके आरोपों में कितना दम है और इसका फैसला आज हम दंगल में करके रहेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुनो, आप सुनो। आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे, उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि लोकसभा में जगदम्बिका पाल और राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की थी। विपक्ष का आरोप था कि संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट में विपक्ष के डिसेंट नोट्स को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। Some people are trying to fight against the Indian state. हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी में शामिल विपक्षी दलों का आरोप है कि जेपीसी की प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, गैर जरूरी लोगों की राय ली गई, विपक्षी दलों की राय को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, गवाहों के बयान सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए, बैठकों में बिल के क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुई, बैठकों के मिनट्स यानी ब्यौरे सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराए गए। ये कम्प्लीटली बायस्ड रिपोर्ट है। ये अलग अलग बोर्ड्स के, आज वक्फ बोर्ड है, कल गुरुद्वारा का रहेगा, परसों क्रिश्चियन कम्युनिटी का रहेगा, फिर मंदिरों का रहेगा। ये जो जमीनें हैं ये बोर्डों से छीनना चाह रहे हैं और छीन के किसको देते हैं, कैसा देते हैं, कैसा अपने मित्रों को ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप तमाम लोगों को पता है। We resisted in the JPC meeting last meeting. The deposition made by the stakeholders in various places including Kolkata, Lucknow and Patna were not at all received by us. We have not been provided with a copy. How can we go for the class by class consideration? So they avoided class by consideration. विपक्ष का बड़ा आरोप था कि रिपोर्ट में विरोधी दल के सांसदों के डिसेंट नोट्स के हिस्से को ब्लर कर दिया गया है और कई जगह उन पर स्याही चला दी गई है। हालांकि सरकार ने सदन में सफाई दी। विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। मनीष तिवारी जी। तमाम शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन वक्फ को लेकर सियासत जारी है।
दरअसल ये जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ संशोधन कानून को लेकर तैयार की गई है, जिसे संसद में पेश किया गया है। उस रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा आना अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट में जिन संशोधनों को लेकर विपक्ष को ऐतराज है, उसमें बिल के प्रावधानों के अलावा संशोधन के बाद वाले प्रावधान भी शामिल हैं। क्योंकि प्रस्तावित कानून में सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में 2 मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। राज्य वक्फ बोर्ड में ओबीसी मुस्लिम समुदाय का 1 सदस्य अनिवार्य होगा। पारिवारिक वक्फ में बेटियों को भी बराबर का उत्तराधिकार मिलेगा। वक्फ से जुड़े मुकदमे तय समय सीमा में निपटाए जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ की संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक होगा। वक्फ बोर्डों को 6 महीने के अंदर केंद्रीय पोर्टल पर ब्यौरा डालना होगा। सरकारी संपत्ति पर वक्फ के दावे की जांच सरकार की ओर से तय अधिकारी करेगा। जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। देश में 1995 के वक्फ कानून के मौजूद रहते नए कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद बढ़ते जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से पूरे गांव के गांव और सैकड़ों साल पुराने मंदिरों तक पर दावा किया जा रहा है। वक्फ की जमीन के घोटाले और अवैध कब्जे हो रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा एक जगह उपलब्ध नहीं है। वक्फ के संसाधनों के दुरुपयोग के दर्जनों मामले आ रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मामले लंबित हैं। उसमें 9,942 मामले मुस्लिम वादियों की ओर से वक्फ बोर्ड के ही खिलाफ हैं। और इन सारे विवादों और अनियमितताओं की वजह उस कानून को माना जा रहा है जिसमें वक्फ की संपत्तियों को लेकर अलोकतांत्रिक प्रावधान है। मसलन पुराने कानून में प्रावधान है कि मुस्लिम किसी संपत्ति का इस्तेमाल लंबे समय से कर रहे हैं तो उसका वक्फ किया जा सकता है। नए बिल के मुताबिक जमीन पर दावा करने के लिए उचित दस्तावेज होना जरूरी होंगे। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो मिल्कियत साबित करने के लिए दूसरे पक्ष को ही वक्फ ट्रिब्यूनल में गुहार लगानी होती है। नए बिल के मुताबिक दूसरा पक्ष रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को तो इस्लाम में धार्मिक कार्यों के लिए दान दिए जाने वाली संपत्तियों को लेकर उस पर निगरानी करने के लिए, वो संपत्तियों को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड्स बनाए गए थे। और पूरे देश में करीब करीब 30 वक्फ बोर्ड इस वक्त अलग अलग राज्यों में है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड अलग अलग है। लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ सवाल उठता रहा है। और इसी के चलते सरकार का कहना है कि हम यह नया कानून संशोधन बिल यहां पर लाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से यह कानून लाने की कोशिश की जा रही है वो असंवैधानिक है। और अब विपक्ष दोबारा मांग कर रहा है कि एक बार फिर यह नया संशोधन बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाए। क्या यह सही है? क्या सचमुच में यह बिल असंवैधानिक है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से इस चर्चा में शामिल होंगे, अपनी भूमिका रखेंगे। वारिस पठान एआईएमआईएम से अपनी भूमिका रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बारे में आज ओम बिरला से भी मुलाकात की थी, लोकसभा के स्पीकर से, और कहा था कि हमारे डिसेंट नोट्स इसमें रखे नहीं गए हैं। अमित जमेई समाजवादी पार्टी से अपनी बात रखेंगे। और उसके साथ साथ मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच
से भी अपनी भूमिका रखेंगे। कुल मिलाकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट अब आ चुकी है सैयद जफर इस्लाम, लेकिन उसके बावजूद कई लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। खास करके विपक्ष का कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ सरकारी पक्ष रखा गया है। जो 44 जो संशोधन है वो एक्सेप्ट किए, उसमें से 14 संशोधन जो एक्सेप्ट किए गए, जो क्लॉजेस एक्सेप्ट किए गए, वो सभी के सभी जो एनडीए के सांसदों ने सुझाए गए क्लॉजेस एक्सेप्ट किए गए। विपक्षी दलों का कहना बिल्कुल भी इसमें माना नहीं गया है। यह सबसे पहला आरोप इस पर लग रहा है। आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या आज की स्थिति में भी यह बिल जो है वो सरकार पारित करके रहेगी? सैयद जफर इस्लाम। देखिए, सबसे पहली बात कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि अपोजिशन लीडर्स की बातें जो नहीं उसमें या डिलीट किया गया है, ओमिशन किया गया है, उसको इग्नोर किया गया है। वो किरण रिजिजू जी ने, जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, उन्होंने साफ साफ कहा है इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और ये बिल्कुल अपोजिशन का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। वो चाहते हैं डिसरप्ट करना पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में ये बिल नहीं पास करवाना चाहते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज के ही लोग परेशान है वक्फ बोर्ड के जो मतवल्लियों से, इसलिए कि मैं खुद उसमें कई ऐसे केस में मुस्लिम समाज के लोग हमारे पास आए हैं जिनके जमीन को किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरीके से वो वक्फ बोर्ड ने ले लिया और वक्फ बोर्ड उस पर केस करता रहा, वक्फ बोर्ड उस पर कुछ ना कुछ परेशानी उनको देता रहा। और बहुत मुश्किल है, या तो आप वहां पर कुछ उनसे अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए या कुछ इस तरह का कुछ कर लीजिए, तभी मिलेगा, नहीं तो चांसेस मिलने के बहुत मुश्किल रहते हैं। ऐसे में कई मुस्लिम परिवार इससे जूझ रहा था। मुझे लगता है कि आज, और जिसकी जमीन बिल्कुल वक्फ की नहीं थी उसको भी वक्फ की जमीन मानने लगे थे वो लोग। ऐसे में संशोधन जरूरी है ताकि एक गरीब आदमी, मुस्लिम समाज का गरीब, इसका फायदा किसको होगा? मुस्लिम समाज को होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को फायदा होगा। इस संपत्ति से जो आज रेंट आता है, उस रेंट का जरा देखिए तो कितना बड़ा अमाउंट है। इतना छोटा अमाउंट आता है, 9 लाख 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उसका अमाउंट कितना आना चाहिए? अगर 5% मिलेगा तो आपको कितना आना चाहिए? लेकिन अभी आप जरा देखिए, हमारे पास जो वक्फ है बिल्कुल 1-1.5% के आसपास जो रिटर्न है उसमें, तो समझ में आता है कि मिसमैनेज्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली सरकार का कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के से जो पैसे आने चाहिए, जिस तरीके से फायदा होना चाहिए, जिस तरीके से उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, वो ध्यान नहीं रखा जा रहा है और इसी के वजह से हमें इस तरीके का बिल लाना पड़ेगा। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ में, कांग्रेस का मानना है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, कि ये असंवैधानिक बिल है। किस तरीके से आप इसे असंवैधानिक कह रहे हैं? क्या आपके मुद्दे हैं कि जिसके वजह से कांग्रेस को लगता है कि यह असंवैधानिक बिल है? उसके बाद वारिस पठान भी अपनी भूमिका रखेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह। साहिल जी, देखिए, जब से 2014 के बाद से दिल्ली में एक नई सरकार आई है, उसके कुछ आकाओं की नजर हिंदुस्तान के जमीनों पे लग गई है और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक जमीन उनके कब्जे में आए और इसी मकसद से 3 काले कृषि कानून भी लाए गए थे और जबरदस्ती उस कानून को पास कराया गया था। पूरा विपक्ष सब कहता भी था कि असंवैधानिक है, ये काला कानून है, लेकिन उस कानून के तहत कुछ भूमि पे काफी कब्जा करने का इरादा रखने वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ी और कानून वापस करना पड़ा। अब वो फिर किसी और तरीके से वो शक्तियां इस तरह के हथकंडे अपना रही हैं कि हम कैसे और किसी जमीन को ले लें। किसी को विरोध नहीं है वक्फ पे कानून बनाने के लिए, हर कोई चाह रहा है कि हाँ बने। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जेपीसी क्यों? अखिलेश प्रताप सिंह जी, जरा मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा क्योंकि आपके विरोधी विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले को लेकर एक डिसेंट नोट लिखा हुआ है और उसमें 17 मुद्दे उठाए गए हैं। उस पर हमें चर्चा करनी है और ये सीधे सवाल हम पूछेंगे जगदम्बिका पाल जी से। जगदम्बिका पाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। राज्यसभा में मेघा कुलकर्णी, महाराष्ट्र से जो राज्यसभा की सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जगदम्बिका पाल जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बातचीत कर रहे हैं, अपनी भूमिका यहां पर रख रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कह रहे थे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वक्फ बोर्ड को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें डिसेंट नोट्स नहीं लिए गए थे और उसके बाद जब दबाव बनाया गया तब एनेक्स्चर में वो सारे रिपोर्ट, उनके जो मत है वो उसमें डाले गए, नंबर 1। और नंबर 2, उनका यह कहना है कि ये सिर्फ सरकार का व्यू इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट में रखा गया है, दोबारा ये बिल पूरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज देना चाहिए। जगदम्बिका पाल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी?
देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे बनती है? सरकार, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने जब ये बिल लेकर के आए थे कि हमको 1995 एक्ट जो वक्फ का प्रिंसिपल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करना है, तो सरकार चाहती तो लोकसभा में भी बहुमत था, राज्यसभा में भी बहुमत था। सरकार चाहती तो इस बिल को उस समय पारित करा लेती। खुद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी उनके पास है, किरण रिजिजू ने कहा कि हम इस कानून को पास कराने के बजाय हम चाहते हैं स्पीकर साहब कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दें, दोनों हाउसेज के मेंबर हों, डिटेल डिलिब्रेशंस हो जाए, एग्जॉस्टिव डिस्कशंस हो जाए, पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए। खुद सरकार ने पहल किया, 6 महीने एक्सरसाइज हुई। 6 महीने के एक्सरसाइज के बाद लगातार पूरे देश में हम महाराष्ट्र में गए, गुजरात में गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटका गए, तेलंगाना गए, असम गए, वेस्ट बंगाल गए, बिहार, यूपी गए। 50 हम डेलीगेशन से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, माइनॉरिटीज की तंजीम से मिले, हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिले, जजेस से रिटायर्ड मिले, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मिले, प्रोफेसर से मिले। इतनी शायद जेपीसी की बैठकें आज तक के आज़ादी के बाद से इतिहास में नहीं हुई। 38 बैठकें दिल्ली में हुई, 118 घंटे बैठकें हुई, देश के सभी राज्यों के साथ हमने बैठकें की। अब इसके बाद 421 पेज की रिपोर्ट हमने तैयार किया। सब बैठकों में हमारे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी सदस्य ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहते थे। कभी कोई बैठक में 22, 24, 25, 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इससे कम नहीं रहते थे। टूर में भी सब लोग रहे। लेकिन फिर ऐसा क्या है जगदम्बिका पाल जी, जो भी बातें उन्होंने की, विपक्ष का कहना है कि जो 14 क्लॉजेस एक्सेप्ट किए गए हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट में, वो सारे के सारे उन सांसदों के हैं, उनसे सुझाए गए हैं जो एनडीए के सांसद हैं, और जो विपक्षी सांसद है उनका कहना, उनके जो क्लॉजेस थे, उन्होंने जो सजेशंस दिए थे वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किए गए। ऐसा क्या है? ये वन साइडेड रिपोर्ट है, ऐसा विपक्ष का आरोप लगता है। वो क्यों लगता है? आपने 2 बात कही। पहले सवाल आपने खरगे साहब का उठा था, उसका जवाब नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष में उनका जवाब दे दूं। खरगे साहब ने कहा कि नोट ऑफ डिसेंट हमारे नहीं लिए गए विपक्ष के, और हमारे दबाव में लिए गए। तो मैं आपको कहता हूं, आपके माध्यम से खरगे साहब को भी, देश को कहना चाहता हूं कि हमारी रिपोर्ट 421 पेज की है, और जो आज हमने प्रस्तुत किया था उसमें 281 पेज की नोट ऑफ डिसेंट है। आज तक कहीं सुना आपने कि कोई जो ओरिजिनल रिपोर्ट हो 400 पेज की, उसमें डिसेंट ने नोट अगर 281 पेज का, तो ये कम है। 281 पेज ऑलरेडी नोट ऑफ डिसेंट उसमें लगा हुआ है एनेक्चर में, और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में वो बहुत वरिष्ठ तो एनेक्चर ही होता है। रिपोर्ट तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मेंबर्स की होगी वो एक रिपोर्ट अलग होती है। उसके बाद जो अपेंडिक्स लगता है उसमें मिनट्स लगते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका एक अलग रिपोर्ट्स होगी। जब आप नोट ऑफ डिसेंट कब लगता है? जब हम क्लॉज बाई क्लॉज में अमेंडमेंट मांगते हैं। तो सर ये ब्लर करने का और काली स्याही लगाने का ये आरोप कहां से लगाया जा रहा है? अरे भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए कि जैसे आपने कहा कि माननीय सदस्य जो उठा रहे हैं देश को गुमराह कर रहे हैं, तो मैं उसका जवाब तो दे लूं कि आखिर पार्लियामेंट में क्या होता है। जैसे आपने कहा रूलिंग पार्टी के लोग या एक ही दल के सदस्यों की बात मानी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में कोई बिल अगर आता है, कोई कानून आता है, उसमें अगर सहमति असहमति रहती है तो उसका फैसला क्या होता है? वॉइस वोट से होता है या तो फिर बैलेट से होता है। आखिर कोई बिल कानून पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी से ही होता है। तो हमने सबसे अमेंडमेंट्स मांगे, जितने 31 मेंबर थे, और सभी ने क्लॉज बाई क्लॉज पे दिया। हमने सभी क्लॉज बाई क्लॉज के अमेंडमेंट्स सब रिकॉर्ड पे है, पार्लियामेंट के सेक्रेटरिएट के रिकॉर्ड पे। मैं चुनौती देता हूं, देख लें। वो लोगों ने भाग लिया, सब ने, विपक्ष ने, सत्ता पक्ष जिसको भी कहते हैं, सब ने। मैंने एक एक अमेंडमेंट को वोट के लिए पुट किया, और पुट टू वोट के बाद एक एक क्लॉज बाई क्लॉज पे वोटिंग हुई। जिस पे बहुमत वोट आया उसी को तो हम अडॉप्ट करेंगे। कि इस डेमोक्रेसी में आप कहेंगे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष क्या होता है? किसी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री कमेटी में फैसला बहुमत से, अल्पमत से होता है कि अगर कोई चीज हम करेंगे। हम वहां पार्टी नहीं है कि भाजपा या किसी एक दल का हुआ दूसरे दल। मैं वहां चेयरमैन हूं, मैं निष्पक्ष। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुमत से फैसला लिया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और वो क्लॉजेस एक्सेप्ट किए गए जो बहुमत से एक्सेप्ट किए गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आरोप, जो लेटर उन्होंने लिखा हुआ है उसमें आरोप यह भी लगाया गया है कि मेजॉरिटी ने जो क्लॉजेस एक्सेप्ट किए हुए हैं वो क्यों किए गए हैं,
उसका कोई भी कारण नहीं दिया गया, नंबर एक। और नंबर दो, जो स्टेक होल्डर्स दरअसल होने चाहिए उसमें से 97% स्टेक होल्डर इस बिल का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी भूमिका इस रिपोर्ट में नहीं झलक रही है और किसी और लोगों को गवाह बन के वहां पर बुलाया गया और उनकी भावना इस रिपोर्ट में ली गई है। यह एक आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया, उस पर आपकी भूमिका क्या है? तो बहुत अच्छी बात आपने सवाल उठा दिया। पूरे देश को कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष ये कह रहा है देश को गुमराह कर रहा है। पूरे देश के स्टेक होल्डर्स का भी हमने एनेक्शर में 2775 पेजेस लगाए हैं, जो इसको रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस कहते हैं। जो देश के स्टेक होल्डर्स के द्वारा हमको बातें कही, अपनी एविडेंस दिया है, वो हमारा जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक रिपोर्ट होता है, नोट ऑफ डिसेंट होता है, स्टेक होल्डर्स के सभी के रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस होते हैं, जो मैंने ले किया। आज दोनों मैंने ले किया। आपने देखा होगा जो 24 नंबर पे था वो हमने ले किया अपनी रिपोर्ट को। 25 नंबर पे आप पढ़िए अगर एजेंडा में, तो हमने दोबारा ले किया है कि जो रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस, मतलब आई विद द परमिशन ऑफ स्पीकर आई वांट टू ले, आई विश टू ले, और उसको हमने ले किया। वो 2775 पेजेज के हैं। अरे साहब, इस बात के लिए तो पूरे विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए कि जगदम्बिका पाल ने 6 महीने में 2775 पेज की, जो देश के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की या और इस्लामिक स्कॉलर, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी गैर जरूरी लोगों की राय इस रिपोर्ट के लिए नहीं ली गई है? अच्छा सुन ली, अरे सबकी हमने राय ली, सबके रिकॉर्ड्स में। इससे बड़ी बात और कह दूं कि अगर सरकार का नजरिया आप देखना चाहते हो कि अगर आज इन लोगों ने स्पीकर साहब से मिले और स्पीकर साहब को कहा इन्होंने कि साहब हमारी बात को नोट ऑफ डिसेंट से हटाया गया या हमारी कुछ चीजों को जो था उसको डिलीट किया गया, खुद भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खड़े होकर क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब अगर इन लोगों का ये एतराज है कि हमारे नोट ऑफ डिसेंट में कुछ चीजें हटाई गई हैं तो मेरी पार्टी को कोई एतराज नहीं, उसको जोड़ दीजिए। तो इससे साफ है कि इसमें सरकार इस अमेंडमेंट को लाना चाहती है वक्फ के बेहतरी के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी का गरीब मुसलमान महिलाओं को फायदा हो, न कि मुतवल्ली उसको खुर्द-बुर्द करें, कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाए के बेचें। लेकिन जो वाकिफ वक्फ करता है किसी विडो के लिए, आर्फन के लिए, खवातीन के लिए, पसमानदा मुस्लिम के लिए, उसका कोई फायदा मिल रहा है? कहीं आप देख और मुद्दे पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। प्रॉपर्टीज कहीं कोई मेडिकल कॉलेज बना, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है, आज वक्फ की प्रॉपर्टी से कहीं आप फायदा होते हुए किसी गरीब मुसलमान को देख रहे हैं? तो सरकार का अगर इंटेंशन है कि हमको इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा गरीबों को मिले, तो मैं कहता हूं कि आप जब अब तो रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, कानून बनेगा। जैसे 3 तलाक में लोग बहुत इसी तरह से विरोध कर रहे थे, आज देश की अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा हुई। जैसे आर्टिकल 370, 35A की बात हो रही थी, खून की नदियां बह जाएंगी, आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आया। यही पर एक सवाल उठाया जा रहा है। धन्यवाद। जब ये आप ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन बना रहे थे तो हिस्ट्री नहीं सर, आखिर में वक्फ का इतिहास, इस्लामिक लॉज और इस्लामिक प्रैक्टिसेस का ख्याल नहीं रखा गया सर, ये भी सवाल उठाया गया है। चलिए जगदम्बिका पाल जी, आपने अपनी भूमिका रखी, इसके लिए आपका बोलिए। वक्फ बोर्ड स्टैच्यूटरी बॉडी, थैंक यू। ये वक्फ बोर्ड स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। तो वक्फ बोर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए है, तो इसलिए उसको और सुधार हो वो काम किया गया है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जगदम्बिका पाल यहां पर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का फायदा आम जनता के लिए हो, इसके लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वारिस पठान जी, आपने जगदम्बिका पाल की बात सुनी, उनका कहना है कि सारी चीजों का ख्याल रखा गया है, आम लोगों को इसका फायदा हो। वक्फ प्रॉपर्टी में कहां पर कभी कोई अस्पताल बना है, वो सवाल उठा रहे हैं, कभी कोई वहां पर स्कूल बना है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। साहिल जोशी जी मेरी बात नहीं हुई। सुनिए जोशी भाई, अरे यार चुप रहो। मेरे को मेरा नाम वारिस पठान है, जरा बोलने। नहीं वारिस भाई, एक मिनट। अखिलेश जी आपके पास मैं दोबारा आता हूं। वारिस पठान से दोबारा नहीं, जल्दी से एक रिएक्शन लेके आपके पास आता हूं। वारिस पठान जी जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, मुझे अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास जाना है, जल्दी से।
देखिए साहिल भाई, सबसे पहले तो हम ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसका कंडेम करते हैं, इसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि टोटल असंवैधानिक है। ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 29 का है, और किस घाई से ये बिल लाया गया आप सब जानते हो। और ये जो सरकार की नीयत है इसी में खोटे, हम तो पहले से बोल रहे थे, इनकी नीयत ये नहीं है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका फायदा हो जाए, इनकी नीयत ये है कि जो मुसलमानों के वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको हजम कर लिया जाए, यूसरफ कर लिया जाए। इसीलिए तो जो इस बिल के अंदर अमेंडमेंट्स लाए हैं वो सरासर टोटल गलत है। अब आप देखिए ना, एक कलेक्टर को पावर दिया जाएगा कि वो डिक्लेयर करेगा, वो डिसाइड करेगा ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, और मुसलमानों के वक्फ के अंदर आप नॉन मुस्लिम को कैसा डाल सकेंगे, बताइए मुझको। और इतना ही नहीं, ये जो जेपीसी की कमेटी बैठी थी, इसमें हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। जो डिसेंट नोट्स आया था, अभी मैं सुन रहा था जगदम्बी पाल साहब को, वो डिसेंट नोट्स के अंदर कितनी जगह पर ब्लर कर दिया है, कितने पैराग्राफ गायब कर दिए गए। इसीलिए तो आज सब जो विपक्ष के नेता थे जाकर मिले स्पीकर साहब को, स्पीकर को बताया ये चीजें हो रही है, तो अब उन्होंने डायरेक्शन दिया कि ठीक है 70% जो आपकी चीजें वो लिखा जाएगा। ये सब झूठ बोल रहे हैं, एनेक्स 2 वगैरह की जितनी भी बात ये कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह करने के लिए ये बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो वक्फ के अमेंडमेंट की वजह से इतना ये गड़बड़ हो जाएगा देश के अंदर, आप सोच नहीं सकते। अभी आपके पास रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखा है साहिल भाई, तिरुमाला का मंदिर का आपके पास एग्जाम्पल आया, उसमें जब जो 18 नॉन हिंदूज थे उनको आपने निकाल दिया, और चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया वो उसके अंदर वो थे। अब आप सोचिए कि आप अपने इसमें नहीं रखेंगे, वो आपका इंटरनल लुकआउट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, तो फिर आप वक्फ के अंदर जो मुसलमानों की, अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास मुझे जाना है, लेकिन जो अभी अमेंडमेंट भेजे गए ना, संविधान का कहा गया है कि जो पहले जो आया था ना नॉन मुस्लिम इंक्लूजन का, वो बात हटा दी गई है। जहां तक मैंने पढ़ा है वो नए इसमें वो बात हटा दी गई है जहां पर दो नॉन मुस्लिम्स को शामिल किया जा रहा था। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप कुछ बात कह रहे थे, लेकिन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि कलेक्टर कैसा डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, साहिल लिखा हुआ है। देखिए साहिल भाई, वारिस पठान जी उस पर आएंगे हम, निकाल दिया गया है, ऐसा सब क्यों किया, चलिए बताइए। देखिए 2 चीजें बहुत स्पष्ट हो गई कि जब विपक्ष ने दबाव बनाया और जेपीसी रिपोर्ट की कलई खुली, तो एक एनेक्सर और बाद में टेबल किया गया, और वो भी ब्लर है और ब्लैक किया गया है लाइनों को। दूसरे गृह मंत्री को क्यों कहना पड़ा कि ठीक है, आप जो आप कहेंगे हम इंक्लूड कर लेंगे, इट्स मीन्स कि पहले आपने इंक्लूड नहीं किया था। कोई बिल जेपीसी में क्यों जाता है? इसीलिए जाता है कि बहुमत से नहीं। अभी आज पाल साहब ने बहुमत का शब्द का प्रयोग किया, जेपीसी में सर्वानुमति से बिल आना चाहिए। बहुमत से तो पार्लियामेंट में भी आप बिल पास करा सकते हैं, जेपीसी में इसीलिए जाता है कि सबसे राय मशविरा करके बातचीत करके एक सर्वानुमति से बिल आ जाए। ये बिल डिसेंट नोट गायब है। दूसरा, इस बिल में नॉन स्टेक होल्डरों को प्राथमिकता दी गई है। तीसरा, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं वक्फ को लेकर के, उसको नजरअंदाज किया गया। सदस्यों ने कहा कि इन पे भी गौर करना चाहिए, क्या क्या रूलिंग आई है, कब कब जजमेंट आया, उन सारी चीजों के लिए से। और बड़ी लंबी चौड़ी एकदम से इसमें असंवैधानिक चीजों को रखा गया, जोड़ा गया, तरीके अपनाए गए हैं। 2-4 महीने और लग जाएंगे, वापस किया जाए जेपीसी को। कोई ये तो नहीं कह रहा कि ये बिल नहीं आना चाहिए, जेपीसी को वापस करे सरकार, नेक नियति से बिल बनावे, पूरा सदन भी सपोर्ट कर रहा है। तो आपको इस तरह से चालबाजी और डार्क में रखने की जरूरत क्या है? पहले भी आप जबरदस्ती से बिल पास कराए हैं, और उन बिलों का हद क्या हुआ, आपको वापस लेना पड़ा, चाहे जीएसटी हो, कितना अमेंडमेंट करने पड़े। कहा गया कि तो मतलब विपक्ष अभी भी चाहता है कि एक बार फिर बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाए, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में पास किया जाए, क्योंकि अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर यह बिल पेश किया गया है। जेपीसी की रिपोर्ट अब पेश हो चुकी है। मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ में है, आप किसकी तरफ नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि आम मुसलमान जो समाज है उसके लिए फायदेमंद बिल साबित होगा? जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज रखी गई है उसके हिसाब से आपको लगता है कि यह बिल आना जरूरी है, या यह दखलंदाजी होगी आपके अंदरूनी मामलों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहिल भाई, मैं स्क्रीन पे आपकी कुछ लोगों को देख रहा हूं जो इस पॉलिसी पर चल रहे हैं। सियासत पे जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। मुसलमानों का तुष्टीकरण, राजनीति का अपराधीकरण करने वाले लोग हैं, और उनका जवाब देने के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, वक्फ बिल 2024 रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम
150 पेज की एक किताब लिखी है ये बताने के लिए कि किस तरीके से वक्फ बिल 2024 मुसलमानों के लिए लाभदायक है। और 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो खुद इनके द्वारा लाई गई थी वो क्या कह रही है कि यदि वक्फ संपत्तियों का 10% भी सही उपयोग हो जाता तो 60,000 करोड़ रुपए की आय होती उस समय, और अभी 1,25,000 करोड़ रुपए की आय होती मात्र 10% सही उपयोग होने से। असल में वक्फ नहीं खिसक रहा है, वक्फ की संपत्तियां नहीं खिसक रही है, बल्कि इस पे जो कब्जा, अवैध कब्जाधारी है ना, जो इसकी दलाली कर रहे थे, वो खिसक रहे हैं। बिल्कुल मेधा कुलकर्णी जी ने सही बात कही। उन्होंने अभी कहा ना कि कुछ मुस्लिम भाई आए थे और बता रहे थे गरीबों तक अब तक लाभ नहीं पहुंचा। वो कोई और नहीं थे, वो हम ही लोग थे। मैं भी गया था। मोहम्मद फैज खान, एडवोकेट शिराज कुरैशी, शाहिद सईद, शाहिद अख्तर साहब, शालिनी अली, हम लोग सब गए थे, हाफिज साबरी साहब, डॉक्टर इमरान चौधरी साहब, और हम सब वक्फ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए और परेशान हैं कि इन संपत्तियों का सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। अब तक जिन गरीबों तक वो चीजें पहुंचनी चाहिए, जिन माताओं बहनों तक पहुंचनी चाहिए, जो स्कूल, कॉलेजेस और मेडिकल सेंटर खुलने चाहिए, वो अब तक नहीं खुल रहे हैं, बल्कि कुछ अपराधी तत्व वहां पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। जी, मैं जरा वो आंकड़े भी आपको दूंगा, क्योंकि आज ही पार्लियामेंट में सरकार ने वो नंबर्स रखे हुए हैं कि कितनी प्रॉपर्टीज पर इलीगल कब्जा किया गया है। उसके नंबर्स भी मैं आपको दूंगा, लेकिन अमित जमई जल्दी से देखिए वो क्या कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किया जा रहा है। जगदम्बिका पाल भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे। साहिल भाई, देखिए, भारत की संसद में आज आदरणीय डिम्पल यादव साहिबा ने और हमारे धर्मेंद्र यादव जी ने, हम लोगों ने बहुत साफ कह दिया कि पूरे देश में जो ये बिल अब जो लागू होने वाला है, समाजवादी लोग इसके बहुत सख्त खिलाफ है। दिल्ली की जो जेपीसी थी जिसमें जगदम्बिका पाल साहब आए थे, तो बतौर स्टेक होल्डर हम भी उसमें शामिल हुए थे। साहिल भाई, आपको हैरत होगी कि 97% जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें कोई भी बात ऐसी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करती है कि जो ये कही जाए कि जगदम्बिका साहब ने जो मेहनत करी है उसका कोई मतलब था। वो नॉन स्टेक होल्डर जो बार एसोसिएशन, आरएसएस की जुड़ी हुई, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग, उनको इनवाइट किया गया। मेरी जो सबसे ज्यादा इस बात में ऑब्जेक्शन हमेशा से रहा है कि तिरुपति मंदिर में या राम मंदिर में, अयोध्या में या गुरुद्वारे में किसी नॉन सिख का, नॉन हिंदू का क्या काम हो सकता है? किसी मुसलमान का अयोध्या जी के ट्रस्ट में क्या काम हो सकता है? भाई, मुसलमान हैं, अपने तरीके से अपने धर्मार्थ कार्यों में उसको वो चला रहे हैं, उसका एक एक्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब 2 बार प्रधानमंत्री रहे, उसी अभी तो नॉन मुस्लिम है नहीं ना, हटा दिया ना उन्होंने, जो है इनकरेज किया। मैं आपसे नहीं, मेरा ये कहना है कि हटा दिया ना उन्होंने। जो ये पूरा जो बिल लाया गया है, ये सीधे सीधे, मैं साहिल भाई बता रहा हूं, गृहमंत्री जी हमारे जो हैं आजकल बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो जितनी एनिमी प्रॉपर्टी है उसको बिचवाने का काम कर रहे हैं अपने मित्रों को। हमें उससे परहेज नहीं है। एनिमी प्रॉपर्टी सरकार के पास है, आप उसको बेचिए, होटल बनाइए, बिल्डिंगें बनाइए, बिल्डरों को बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखिलेश जी ने, हमारे नेता ने, जो सबसे पहले दिन जो बात संसद में बोली थी वो ये है कि जो सरकार के मित्र बिल्डर हैं उनकी निगाहें सीधे सीधे वक्फ बोर्ड की जमीनों पर है। और आपको हैरत होगी साहिल भाई, मैं आपका 30 सेकंड लूंगा, 97% जो वक्फ लैंड है वो या तो कब्रिस्तान है या तो मस्जिद है। और मस्जिद और कब्रिस्तान, जैसे लखनऊ में हमारे यहाँ एक बड़ी ऐशबाग की जो कब्र है, उसकी कीमत होगी, मान के चलिए कि 200 करोड़ होगी, मान के चलिए 200 करोड़ उसकी कीमत है। लेकिन कब्रिस्तान से कोई रिकवरी नहीं है, वहां पे हर साल मुसलमानों को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप जोड़ के बता रहे हैं कि इतनी जमीनें हैं, और जो वही तो है ना, था हमारा, अभी वक्फ बाय यूज नहीं हो पाएगा ना, ये कब्रिस्तान वगैरह जो है वक्फ बाय यूज नहीं हो पाएगा ना अभी। नहीं तो आपको दिक्कत है ना इसको लेकर। आपको मैं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो हमारा जमींदारी, जो हमारा लैंड एबोलिशन एक्ट है, वो 1950 में आया। उससे पहले की जो मस्जिदें हैं, जो दरगाहें हैं, जो मकबरे हैं, वो किस कानून के दायरे में आएंगे? कौन सी जमीन, कौन सा कागज, कौन सा डीड, कौन सी रजिस्ट्री, कौन मुसलमान, कौन हिंदू ला सकता है? मुझे बताइए, कौन सिख ला सकता है कि 1940 में मोहम्मद फैज खान आपका जवाब देना चाहेंगे? जमीन का कागज कहां से मिलेगा? मोहम्मद फैज खान उसका जवाब देंगे, और उसके बाद सैयद जफर इस्लाम भी बात करने वाले हैं, और उसके बाद वारिस पठान भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा आंकड़ा, मोहम्मद फैज खान जी, आपने इलीगल इंक्रोचमेंट की बात करी थी। आज पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़े रखे हुए हैं, 8,72,352 प्रॉपर्टीज है वक्फ के पास में पूरे देश में। उसमें से 994 प्रॉपर्टीज सरकार का कहना है कि इलीगली इनक्लोज्ड है।
अब आंकड़ा आपके सामने है, पार्लियामेंट में सरकार ने आंकड़ा रखा हुआ है मोहम्मद फैज का। जी 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 बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि जो इलीगल चीजें हैं, जो इंक्रोचमेंट है, उसको दूर किया जाना चाहिए। हम पहले भी कह चुके हैं। और इसके अलावा ये जो बार बार बात कह रहे हैं हिंदू सदस्यों की, मैं फिर कह रहा हूं, हम भी बहुत सारी दरगाहों से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा हिंदू आते हैं। अभी भी आप जाकर देख लीजिए, किसी दरगाह में, किसी मस्जिद में वो दान दे रहे होंगे। प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए हिंदुओं की तरफ से आता है, कम से कम। तो यदि कोई हिंदू सदस्य आ जाता है तो उसका भी स्वागत और सम्मान करना चाहिए। और ये जो अवैध कब्जे वाली बात है, अवैध कब्जा दूर होना चाहिए। कुछ चंद लोग हैं, उसमें यहां पर बैठे हुए भी लोग हैं, जिनका लाभ इन लोगों को पहुंचता है। 8 लाख में से 994 प्रॉपर्टी से कलेक्टर की निगरानी में चीजें एडवोकेट फैज, हाँ, तो तुम वकील नहीं हो, चाहिए तुम ना। मुनाफिक हो। ठीक है ना, तुम मुनाफिक हो, तुम वकील नहीं हो, तुम मुनाफिक हो। आई एम आरएसएस के बदतमीज बदतमीज बदतमीज, तुम्हारी किसी बात की हैसियत। अरे पाकिस्तान का दलाल है। तू पाकिस्तान का दलाल है, भाग यहाँ से। आरएसएस चलिए आवाज दोनों का कम करिए, ये इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी इस देश में। कोई किसी, चलिए हटाइए, ये ठीक नहीं है। वारिस पठान, आपकी भूमिका थी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह और आखिर में सैयद जफर इस्लाम इस सब का जवाब देंगे। जगदम्बिका पाल को आप भी सुन रहे थे, उनका कहना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जो बोल रहे थे ना अभी, ये जो बोल रहे, बिल्कुल तुष्टीकरण तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी कर रहा है ना तुष्टीकरण। वो क्या बताना चाहते हैं, उनकी नीयत आप देखिए। साहिल क्यों लाने की जरूरत थी आपको? क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के अंदर आप किसी गैर हिंदू को रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे? क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर आप किसी को रखेंगे, नहीं रखेंगे? तो मुसलमानों के अंदर इनको क्यों घुसता है? क्योंकि अब कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये जमीन वक्फ की है, ये जमीन वक्फ की नहीं है। किस तरह से फैसला होगा? अच्छा ठीक है, इलीगल अतिक्रमण अगर कोई है वहां पर, जैसा कि यूपी में कहा कि माफिया बैठा था, तो इतने सारे यूपी की सरकार क्या कर रही थी? माफिया को हटाया क्यों नहीं? और अगर इलीगल अतिक्रमण है, आप जाएंगे उसके बाद, अगर वहां पर फैसला नहीं होता, कोर्ट्स पड़ी है ना वहां पे। नहीं, कोर्ट काय के लिए बनी? आप अपील फाइल कर सकते हो कोर्ट के अंदर जाके। मगर सरकार को ये सब बाईपास करके एक ही चीज है कि नहीं, ये बीच कलेंड है। अब वक्फ बाय यूजर का क्या करेंगे आप? अच्छा, लिमिटेशन का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं, गुरुद्वारा कमेटी में नहीं, कहीं भी नहीं, यहां पर लिमिटेशन का पैक्ट लगा देते हो, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या यह असंवैधानिक नहीं है? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं टोटल असंवैधानिक बिल है। नीयत के ऊपर टोटल इनकी मंशा हमारी है कि इनकी नीयत पूरी तरह से खराब है। हमारे यतीमों का, मिस्कीनों का, हमारे मदरसों का, हमारे कब्रस्तानों को हड़प करना इनकी नीयत में, यही बात है। साफ बात ये वाली बात है। वरना सैयद जफर इस्लाम जल्दी से, और उसके बाद अखिलेश में जा सकते हो, क्या जरूरत है ये सब करने की? वारिस पठान की आवाज नीचे कीजिए। देखिए वारिस भाई, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। पहली बात, सब लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुस्लिम समाज को वर्गलाना आपका काम है, उनको कहीं ना कहीं उत्तेजित करना आपका काम है, लेकिन हकीकत से दूर है। मैं बार बार कह रहा हूं, और स्वयं गृह मंत्री जी ने कहा कि आपके डिसेंट जो भी नोट पे, हमें कोई आपत्ति नहीं, आ जाए उसमें कुछ जो और भी ऐड करना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी कुछ आ गया वो भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो साफ साफ कह दिया गृह मंत्री जी ने। लेकिन हमारी मंशा क्या है? हमारी मंशा है कि गरीब आदमी की प्रॉपर्टी, वो गरीब लोग, गरीब मुस्लिम समाज के लिए है। आज मुस्लिम समाज को आप देखिए, उत्थान ही नहीं हो रहा है। इसी सरकार ने उत्थान किया है कि सब गरीब, जितने वेलफेयर स्कीम है वो गरीब समाज के लोगों को मिल रहा है। पिछली सरकारों ने देख लीजिए, सचर कमेटी रिपोर्ट मिलता ही नहीं था। ऐसे में अगर सही से रिवैम्प किया जाए, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए? जो हमारे पास जो एसेट्स है उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं है। अगर प्रोडक्टिव यूज हो तो जितने मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और वही मंशा है सरकार की कि अनप्रोडक्टिव लोगों को फायदा होगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रोडक्टिव एसेट्स है और इसका फायदा मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को होना चाहिए। 295 पेजेस है आपके डिसेंट के पेजेस, उसमें ऐड किए गए एनेक्सर में। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जोशी जी, तो पहले क्यों नहीं लिए डिसेंट के नोट? जेपीसी का जो मैंडेट है, जो प्रोसीजर है, जब वही नहीं फॉलो किया गया तो यह जो प्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में बिल, ये खुद ही जो है प्रोसीजर जो फॉलो नहीं हुआ तो ये वैलिड नहीं है, संवैधानिक नहीं है। ये फिर से भेजा जाना चाहिए, क्योंकि जब जेपीसी का प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया गया, ये सरकार छल कर रही है। मैंने आपको बताया, दोहराने की जरूरत नहीं है कि बाद में जब प्रेशर बना तो एक एनेक्सर ला दिया, वो भी ब्लर किया हुआ है और ब्लैक किया हुआ है।
फिर गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं जो आप कहते हैं, फिर आप जेपीसी की जो भूमिका होनी थी वो भूमिका तो पूरी हुई नहीं, वो संवैधानिक तो किया नहीं। बाद में वो लोग ने कहा अरे भाई बिल का विरोध तो कोई नहीं कर रहा ना, आप बिल बनाइए ना, लेकिन नियमानुसार तो बनेगा कोई बिल, कानून और बिल संबद्ध तो बनेगा कोई बिल। आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी दरकिनार कर दिए, जिनका कोई नॉन स्टेक होल्डर्स को आप तवज्जो दे रहे हो, जो कमेटी में लोग हैं उनकी सुनी नहीं रहे हो, तो कमेटी का मतलब क्या हुआ? जेपीसी के अंदर की मैक्सिमम नॉन स्टेक होल्डर्स का ही उसमें वो लिया गया है। तरह बिल बनाना हो तो करिए। देखिए ऐसा है, आखिरी 30 सेकंड में मेरे पास जफर इस्लाम जी, नॉन स्टेक होल्डर्स को आप क्यों ले रहे हैं? जिनका समस्या है उनको लेके आइए जेपीसी के सामने, यही तो विपक्ष कह रहा है। तवज्जो दिया गया है। नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर है, और आपको बताया आप जगदीपाल सिंह जी ने कि हमने सारे स्टेक होल्डर से बात की है, खवातीनों से बात की है, मुसलमान तंजीमों से बात की है, झूठ बोला तंजीमों से बात की है, और सभी लोगों से, बदर से, बोर्ड से, इससे सबसे बात किया है। एक सवाल। हाँ बोलो भाई। तो वक्फ बोर्ड के आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी अपनी भूमिका रखी थी। 622 पन्नों की ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब ये तकरार कहां तक जाती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी दंगल में। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही।